हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के देखिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर आपको मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ साथ रूट एप्लीकेशन पे भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीक का देखिए पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में इस महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वो किया गया था और इसका खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। इसका फाइनल जो हुआ था देखिए वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर देखिए महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है और स्पेन ने पहली बार महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इस फाइनल मैच में जो एकमात्र गोल किया स्पेन की तरफ से वो देखिए स्पेन की कप्तान ओल्गा कार्मोना ने किया है। इस टूर्नामेंट में सेकंड नंबर पर आए देखिए इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर आए ऑस्ट्रेलिया। कुल मिलाकर 32 देखिए टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम देखिए इस विश्व कप के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड को डिस्कस करें तो गोल्डन बॉल का अवार्ड जो कि टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो वो किसे दिया गया है गोल्डन बॉल अवार्ड? एताना बोनमाती को, जो कि स्पेन की प्लेयर है। इसके बाद आता है गोल्डन ग्लव अवार्ड। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है और 2023 के देखिए महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप में ये पुरस्कार दिया गया मैरी इयप्स को। और गोल्डन बूट अवार्ड की बात करते हैं तो गोल्डन बूट अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो ये अवार्ड दिया गया है जापान की प्लेयर है हिनाता मियाजावा को। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। फीफा महिला विश्व कप की बात करते हैं तो हर 4 साल में देखिए इसका आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और 1991 में इसका खिताब जीता था अमेरिका ने। मतलब इसका पहला खिताब अमेरिका ने अपने नाम किया था। अगर हम पिछले फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं जो कि 2019 में हुआ था, उसका खिताब भी अमेरिका ने अपने नाम किया था। अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा बार महिला फीफा विश्व कप जीतने वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, कौन सा देश है? भारत। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया है और भारत चांद पर पहुंचने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। इसमें देखिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इस चंद्रयान 3 मिशन को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल था मार्क 3, जिसे LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है। इस चंद्रयान 3 मिशन के देखिए उपकरण की बात करते हैं तो लैंडर और रोवर का नाम आता है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम ध्यान रखिएगा प्रज्ञान। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भूकंप, सतह की गर्मी का अध्ययन करना, पानी की खोज करना, खनिज और मिट्टी की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। अगला क्वेश्चन आता है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो फ्रेंड्स, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच में किया गया। इस दौरान भारत की तरफ से देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों की आभासी बैठक मतलब वर्चुअल मीटिंग के बाद यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो कि नॉर्मल तरीके से आयोजित किया गया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स जो है ये ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूधगाडू बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। देखिए फ्रेंड्स, भाद्रपद की संक्रांति को उत्तरकाशी मतलब उत्तराखंड में दूधगाडू बटर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इस उत्सव में ग्रामीण समुदायों के लोग जो है दूध, दही, मक्खन, फल और फूल लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर नेर्थुनेर के जंगलों में जाते हैं और वहाँ पर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन ग्रामीण जो है वो अपने फसल, पशु और क्षेत्र की खुशहाली के लिए एकत्रित होकर अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बटर फेस्टिवल जो है
किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। हाल ही में देखिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, इसलिए ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो फ्रेंड्स, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है इस बार कहाँ पर किया गया? जॉर्डन में किया गया। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 14 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 7 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 14 पदक जो है भारत ने अपने नाम किए। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम देखिए 4 गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो किन किन ने देखिए गोल्ड मेडल जीता है? मोहित कुमार ने 61 किलोग्राम भार वर्ग में, प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में, अंतिम पंगल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और सविता ने भारत को देखिए गोल्ड मेडल दिलाया है। ये भारत का किसी भी विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर हम देखिए पदक तालिका की बात करते हैं तो इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर कौन सी कंट्री रही है? ईरान रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश राज्य की हाउस ऑफ मैकनॉक की संस्थापक निन्ना लेगो ने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर हमने हाउस ऑफ मैकनॉक की बात करी तो यह हस्तनिर्मित आभूषणों और जैविक खाद्य पदार्थों को बनाने वाली एक कंपनी है जिसमें कपड़ों, आभूषणों से लेकर प्रिजर्वेटिव मुक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि स्मोक्ड चाय, जंगली शहद, अचार और औषधि जड़ी बूटियों के साथ साथ मसालों को भी बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 खिताब किसने जीता है? निन्ना लेगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? भारतीय मूल के इंडो अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है ये विज्ञान में योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज चेट्टी को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? किस पुष्प की प्रजाति है? कमल, लोटस। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था लखनऊ द्वारा विकसित कमल के पुष्प की एक नई प्रजाति का शुभारंभ किया है। इस कमल का नाम जो है वो क्या रखा गया है? नमो 108, क्योंकि इस नए कमल में 108 पंखुड़ियां हैं, इसलिए इसका नाम जो है नमो 108 रखा गया है। ये नमो 108 कमल की जो प्रजाति हैं ये मार्च से दिसंबर तक खिलती हैं और पोषक तत्वों से बिल्कुल भरपूर होती हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घृत कुमारी एलोवेरा की एक नई प्रजाति जो है उसका भी शुभारंभ किया है। यहाँ पर हमने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था की बात करी थी, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये जीव विज्ञान एवं टेक्सोनॉमी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक अनुसंधान केंद्र है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, कमल। फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा जीता गया है? इंटर मियामी ने देखिए इस खिताब को अपने नाम किया है। अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार इस लीग का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के जो कैप्टन हैं लियोनल मेसी, वो अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी के देखिए खिलाड़ी हैं और लियोनल मेसी को ही लीग कप के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंटर मियामी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अगर हम लीग कप की बात करते हैं तो ये एक वार्षिक एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो फ्रेंड्स, मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन जो है, मतलब इसके 27वें संस्करण का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये युद्ध अभ्यास जो है क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित किया जाता है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत INS साहद्री और INS कोलकाता समंदर ने देखिए पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने देखिए पहली बार मालाबार युद्ध अभ्यास की मेजबानी करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? तो किस महाद्वीप को प्रभावित किया? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।
ए आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हिलेरी तूफान जो है लगभग 84 वर्षों बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। इस तूफान के कारण दक्षिणी कैलिफोर्निया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। ये तूफान जो है प्रशांत महासागर से प्रारंभ हुआ, जो कि दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचा। हिलेरी तूफान की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हरिकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो कि अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आते हैं। अगर हम मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? हरिकेन है, टाइफून है, तो इन चीज़ का भी आप नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? देखिए क्यों चर्चा में रहा। हाल ही में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। कहाँ पर स्थित है ये? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। यह ट्यूलिप गार्डन जो है लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 68 विशिष्ट ट्यूलिप किस्मों के 15 लाख से ज़्यादा फूल जो है वो मौजूद हैं। इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है वो कब हुआ था? 2007 में हुआ था। यहाँ पर हम ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो ट्यूलिप गार्डन का मतलब ही होता है फूल, मतलब फूलों का उद्यान। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब इनमें से किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। इन्होंने फाइनल में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा को हराकर चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर हमने आर प्रागनंदा की बात करी तो ये भारत के 52वें ग्रैंड मास्टर बने थे 2018 में। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चेस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, 2023 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। डी आंसर। चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है? तो फ्रेंड्स, किस यात्रा से है? अमरनाथ यात्रा से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा की। छड़ी मुबारक एक चांदी की छड़ी है जो कि विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस छड़ी में भगवान शिव की अलौकिक शक्तियां हैं। हर साल इस पवित्र छड़ी को जम्मू कश्मीर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए अमरनाथ की गुफा तक ले जाया जाता है। हाल ही के दिनों में छड़ी मुबारक जो है ये देखिए सुर्खियों में रही। ध्यान रखिएगा, अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है? तो किस खिलाड़ी को बनाया है? देखिए सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनावों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर हमने देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करी तो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा इन सब के चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को भारतीय निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन शिनावात्रा को भ्रष्टाचार के मामले में 8 साल की सजा होने के बाद थॉक्सिन शिनावात्रा के स्थान पर फुथाई पार्टी के सदस्य नेता श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। श्रेथा थाविसिन जो है ये थाईलैंड देश के 30वें प्रधानमंत्री बने हैं। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर आगरा और तीसरे स्थान पर ठाणे को रखा गया है। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात करी तो इसके द्वारा विभिन्न स्थानों और शहरों में वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है और वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पता लगाया जाता है। हाल ही में देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, जिसमें इंदौर शहर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 11वीं एशियन जूनियर विशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो फ्रेंड्स, 11वीं एशियन जूनियर विशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन के मकाऊ में।
और इस प्रतियोगिता में भारत ने देखिए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इस चैंपियनशिप में रमेश मुंडा और ध्रुव ने स्वर्ण पदक और राहुल कुमार ने रजत पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके प्रथम आयोजन का विजेता जो रहा था वो कौन रहा था? वियतनाम रहा था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम एनजीटी की बात करते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हाल ही में एनजीटी का अध्यक्ष जो है वो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, CR राव को वर्ष 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया था। हाल ही में भारत के विश्व प्रसिद्ध सांख्यिकीविद व गणितज्ञ भारतीय सांख्यिकी संस्थान के पूर्व निदेशक CR राव, जिनका पूरा नाम है कल्याणपुड़ी राधाकृष्णन राव, इनका देखिए 102 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 2023 में। भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल के देखिए दुर्गापुर में CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर बनाया है, जिसका नाम क्या है? CSIR प्रीमा ET11। ई ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो कि बैटरी से चलते हैं। ये स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूलित होते हैं, जो कि हानिकारक प्रदूषक जो है वो उत्पन्न नहीं करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा मिलता है। ध्यान रखिएगा, भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर को देखिए किसने बनाया है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? तो फ्रेंड्स, लुपेक्स जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापानी एरोस्पेस जेक्सा का एक संयुक्त रोबोटिक चंद्र मिशन है। इस मिशन को वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे भारत की चंद्रयान 4 की संज्ञा दी जा रही है। इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पानी की संभावना की खोज करना और चंद्रमा पर स्टेशन स्थापित करना। ध्यान रखिएगा, लुपेक्स जो है ये इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? तो फ्रेंड्स, यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर को चुना है। यूनेस्को देश में पहली बार ग्वालियर शहर में 1 साल तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाटर मैनेजमेंट का डेटा जो है वो एकत्रित करेगा और इस डेटा के आधार पर पोर्टल को तैयार करेगा। इस डेटा को एकत्रित करने के लिए शहर के बांध, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर हमने वाटर मैनेजमेंट की बात करी, जल प्रबंधन की बात करी, तो देखिए वाटर मैनेजमेंट का मतलब है जल संसाधनों से, जैसे कि नदी, तालाब, इनका उचित उपयोग हो। भारत में देखिए बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसके लिए जल प्रबंधन जो है, वाटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? ग्वालियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? राहुल द्रविड़ को। वर्तमान में राहुल द्रविड़ जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। हाल ही में उन्हें देखिए BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। BPCL की बात करते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और भारत की एक महारत्न कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD कौन है? जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स, कौन सा पदक इन्होंने अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक।
दुबई में देखिए आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने जूनियर स्तर में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है और वह पुरुषों के जूनियर स्तर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसी के साथ साथ परमजीत कुमार ने दुबई 2013 विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 49 किलोग्राम स्पर्धा में सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है और वो पुरुषों के वरिष्ठ स्तर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो देखिए इसका आयोजन कब हुआ था, पहली बार 1994 में हुआ था और इस प्रतियोगिता में शारीरिक विकलांगता और बौद्धिक विकलांगता वाले एथलीट जो है वो भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर आपको मंथली करंट अफेयर का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के फाउंडेशन कोर्सेज लेना चाहते हैं, GS, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन जो है वो हमारी रूट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाता है। तो अगर आपने अभी तक रूट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लीजिए। आज से देखिए वहाँ पर रक्षाबंधन की सेल भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसका देखिए फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।